मरते मरते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो व्यवस्था है ये तो सनातन धर्म में भी है, और मैं 2024 में सियासत और सनातन को इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इसका एक पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है साल 2024 के अंदर जो चुनाव आ रहे हैं। देखिए, बहुत सही प्रश्न जिसका किया जिसका है। जिक्र प्रधानमंत्री और ने जो लोग अपने, आजकल अपने भाषण में भी करा, हाँ, जो लोग आजकल ये बातें करते हैं वो लोग कहते हैं कि 6500 जातियां हैं हिंदू समाज में। ठीक, आखिरी कास्ट सेंसस हुआ 1931 में, अंग्रेजों के जमाने में 4114 जातियां। मैंने विनम्रता से कहता हूं, एक हिंदू धर्म ग्रंथ दिखा दो जिसमें इन 6500 का नाम लिखा हो, तो कहां से आई है? ये सिर्फ ब्रिटिश सेंसस में लिखा है 1861 और 1901 में ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले के सेंसस में लिखा हुआ है जातियों के नाम। और अगर 6000 होंगी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना चाहिए, ABCD। आपने उसका क्रम कैसे तय कर दिया? मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, चलिए वर्ण की तो बात छोड़िए, ये बताइए तेली ऊंचे की माली ऊंचे कौन से हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा है? जो देखिए इस समय दो ही प्रकार की शक्तियां हैं। एक, जो भारत और हिंदू समाज को एकजुट रखना चाहती हैं। दो, वो जो मैकाले और मार्क्स के एजेंडा पे चल के तोड़ के रखना चाहती हैं। तो मैं एक ही लाइन में कहूंगा, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। मैं एक बाइट प्ले करना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी की, जो प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में बोला इस हफ्ते, और वो बाइट जरूर सुनानी चाहिए क्योंकि उस बाइट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात बोली उसका क्या महत्व है, आइए देख लेते हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला था। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि ये देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पे भारी पड़ रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, आप थे राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री ये बात बोल रहे थे, क्या हुआ था? देखिए, आज की राजनीति की स्थिति हो गई है कि एक दौर में कांग्रेस वर्सेस रेस्ट होता था, आज बीजेपी वर्सेस रेस्ट। मैं राज्यसभा में स्वयं था। जिस प्रकार का अशोभनीय आचरण विपक्ष का, कंटिन्यूअस चिल्लाते चले जा रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे एक गरिमा होती कि उसे डिस्कशन पूरा होने, प्रधानमंत्री बोलते हैं तो वो सम्मान होता, वो सब छोड़ दीजिए। दिख रहा था मोदी वर्सेस रेस्ट, बट द एंटायर कंट्री हैज सीन दैट इट इज फॉर रेस्ट टू एक्सेप्ट दैट मोदी इज द बेस्ट। और जो उन्होंने कहा कि एक तरफ अकेले मोदी, दूसरी तरफ सब थे, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं वो पंक्ति, यह मत कहो कि मोदी जी के लिए कह रहा हूं, यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला, आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, पर जग प्रकाश करता एक चंद्रमा अकेला। लेकिन क्या आपको लगता है जो हाउस में हुआ और पूरा विपक्ष एक तरफ था, प्रधानमंत्री 1.5 घंटा बोले, 1.5 घंटे में से 15 मिनट विपक्ष शांत नहीं हुआ? मनमोहन सिंह भी बोलते थे, 10 मिनट शोर मचा के विपक्ष बैठ जाता था, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात को फिर सुना जाता था, या तो सदन स्थगित हो जाता था। लेकिन यहां तो क्या आपको लगता है बीजेपी कह रही है हद पार कर दी विपक्ष ने इस बार? देखिए, मैं तो गांव से आता हूं, हमारे गांव में एक कहावत है, आपने सुना होगा, बाय की बीमारी होती है जो बुजुर्गों को हो जाती है, घुटने में दर्द, उसका इलाज नहीं होता। तो गाँव में कहावत है कि बाय का और बेशरम आदमी का कोई इलाज नहीं है। तो जब जिस बात का जवाब मांग रहे थे, जो सवाल था, 2.5 घंटे बोले मोदी जी, 1 घंटे लोकसभा में बोले, 1.5 घंटा राज्यसभा में बोले, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। अडानी स्कैम पे एक शब्द नहीं बोले। तो अकेला तो भारी है ही, वो तो पुरानी कहावत है, एक चुप 100 को हराता है। लेकिन उन्होंने बोला कि जवाब ही नहीं दे रहे, उनके हाथ सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। सुधांशु जी बता दें, जो आदमी 609वें नंबर पे था 2014 में, आज 2023 में तीसरे नंबर पे कैसे पहुंच गया दुनिया में? उन्होंने बोला मेरे हाथ में गुलाल था। क्या खेल है? उन्होंने बोला जितना कीचड़ फैलाओगे कमल खिलेगा। बच्चे भी बैठे, इन्होंने ये भी कल को कमाल है। कहा, जरा वो फॉर्मूला नाम दे दो। बताइए, सुनिए, उस संस्था का नाम बताइए जिसने आर्टिकल लिखा और उसका मालिक कौन है, बताइए। हमें इस बात से क्या मतलब है? हमें इस बात से क्या मतलब? हमें हिंडनबर्ग है, वो हिंडनबर्ग का कौन है वो? नहीं, उससे देखिए, सुनिए, ये तो घुमाने वाली बात है। आप ये जवाब दीजिए कि 609वें नंबर से तीसरे नंबर पे कैसे पहुंचा, क्या फार्मूला है? क्या बिना मोदी जी की मदद के पहुंच गया? 2013 में से बताओ। सुनिए, 2013 में 8वें नंबर पे थे, $8.2 बिलियन की संपत्ति 2013। और ये हिंडनबर्ग की बात कर रहे हैं, हिंडनबर्ग को अमेरिकी कोर्ट ने इंडिक्ट कर दिया है। उनको कोई रिपोर्ट किसी अमेरिकन कंपनी के बारे में निकालने पे रोक लगा दी। क्यों? वो शॉर्ट टर्म सेलिंग करते हैं। वो बताता हूं क्या होता है। एक शेयर मार्केट में फंडा ये होता है कि 100 रुपए का शेयर है, और मैंने कहा मैं 1 हफ्ते बाद खरीदूंगा और आज का दाम देना पड़ेगा। तो अगर 1 हफ्ते बाद 80 का हो गया तो कंपनी को घाटा, 120 का हो गया तो कंपनी को फायदा। अब सुनिए, जांच कराने में क्या दिक्कत है? जवाब साफ पर जेपीसी का एक मिनट, चलिए मैं पूरी बात, मैं पूरी बात कह रहा हूं। इनकम टैक्स सही करा दो, किसी से तो कराओ। 1 मिनट, मैं पूरी बात कह रहा हूं।
दुनिया में एक उदाहरण बताएं जब किसी मीडिया की एक रिपोर्ट पे जांच हुई और जबकि वो मीडिया संस्थान खुद जांच के घेरे में आ मीडिया की गया। रिपोर्ट में दूसरा, सरकार गिर गई थी राजीव गांधी की बोफोर्स में। और बोफोर्स क्या मामला था? बोफोर्स में खुद के उन वित्त मंत्री ने सवाल उठाए थे। वीपी सिंह ने सवाल उठाए थे। बेशर्मों का कोई इलाज नहीं है। एक मिनट भाई, जिसको सुनिए भाटी जी, आप मुझसे वरिष्ठ हैं राजनीति में, सीनियर हैं, ठीक है। बोफोर्स कैसे हुआ था ना भैया, किसने कहा बाहर की मीडिया रिपोर्ट? भारत की सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक एजेंसी हायर की थी, फेयरफैक्स। अरे भाई क्या बात है, प्लीज अपने टर्म पे बोलिए भाई। आखिरी दौर है, आखिरी दौर है चर्चा का। एक मिनट नहीं, इंडियन एक्सप्रेस नहीं, भारत की सरकार के वित्त मंत्रालय ने उस समय शेयर मार्केट में हुए कुछ घपलों को लेकर, आरोपों को लेकर एक एजेंसी हायर की थी, फेयरफैक्स। उसने ये घोटाला निकाला था और इनकी सरकार के वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इन्हीं के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया था कि पैसा उन्होंने लिया, कहां विदेश आ गया, और उन्हीं के रहमो करम पे पहली बार नेता मान के मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। इतनी जल्दी आप कैसे भूल जाते हैं भाई ये पुरानी बातें? जो बार बार भाटी जी इस बात को कहे जा रहे हैं अडानी को लेकर, और मैं ये आज ही की रिपोर्ट पढ़ूंगा उन पर किस तरह की कैसे कैसे उनको बिजनेस मिले। अखिलेश जी के समय में 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में खुद अखिलेश जी लेकर आए थे इन्वेस्टर समिट में, 35,000 करोड़। ममता जी के स्टेट में 25,000 करोड़ में वो एक पोर्ट बना रहे हैं जहां पर डेवलपमेंट चल रही है, उसे छोड़ दीजिए। यूडीएफ की सरकार में 710 करोड़ रुपए का पोर्ट उनको ऑलरेडी दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान में एक प्रोजेक्ट 50,000 करोड़ का चल रहा है, एक 65,000 करोड़ का चल रहा है। पैसा लेते वक्त इनको अडानी बुरा नहीं लगता अपने राज्यों में, जब सरकारों में आते हैं बराबर में खड़े होकर मैं 5 लाख नौकरियां दूंगा, मैं 10 लाख दूंगा। लेकिन आज जब एक बाहर की कंपनी जिसकी खुद की क्रेडिबिलिटी घेरे में है, अगर उस पर बात आ गई तो वो मोदी जी के करीब हो गए। देखिए विषय को किस तरह से घुमा फिरा के कहां से राजस्थान तक पहुंच आप तो कहीं नहीं घूमे, आप तो यहीं थे। नहीं, मेरे पास तो आए नहीं आप। जी। मेरे पास तो आप आए ही नहीं आज जी। आज तो लोग व्यूअर भी ये देख रहे होंगे कि भाई ये आदमी आ क्यों गया है डिबेट में जब इसका नंबर ही नहीं आ रहा है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जब सरकार की नीयत और नीति सही हो जाएगी ना तो सारा देश बिल्कुल सही हो जाएगा। आज नौजवानों को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा है कि मुगलों ने लखनऊ का नाम बदल दिया। लखनऊ में कौन सा इस्लामी नाम है भाई, कौन सा मुसलमान नाम है? ये सब बेकार की बात है। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में आप लोग आए, आप लोगों ने भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं, नमस्कार। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के टॉप कमांडर्स ने दावा किया है कि बखमुत और उसके आसपास के इलाकों में भयानक जंग हो रही है। यूक्रेन का यह कहना है कि उसकी सेना डोनेस्क के पूर्वी इलाकों में रूस की सेना को कड़ी टक्कर दे रही है। बखमुत को रूस की सेना ने घेरा हुआ है और इसी घेराबंदी को तोड़ने की कोशिश अब यूक्रेन की सेना कर रही है। तो यूक्रेन की सेना की तरफ से कोशिशें लगातार जारी है कि किस तरीके से जो रूस की सेना घेराबंदी करती हुई नजर आ रही है उसे तोड़ा जाए।